हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम यूजीसी नेट जेआरएफ का दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लगभग 70 क्वेश्चंस अपने कर चुके हैं। अब हम उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 70 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब 71 वाला क्वेश्चन हमें करना है, जिसमें इन्होंने दिया है पीएलए टेक्निक। यानी कि क्या था पीएलए टेक्निक? हमारी क्या है, डेटा कलेक्शन की एक टेक्निक है, जिसे हम बोलते हैं पार्टिसिपेटरी लर्निंग। पीएलए पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन। ठीक है, पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन हम पीएलए को बोलते हैं। ठीक है, तो ये पीएलए के अंदर हम ये देखते हैं, इनकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे रैंकिंग एंड स्कोरिंग टेक्निक है, सीजनल डायग्राम है, ट्रांजिस्ट वॉक है और वेन डायग्राम है। ठीक है, तो इसमें हमें आगे देखना होता है कि किसके साथ क्या यूज़ है, इन डायग्राम के कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखोगे आप, सबसे पहले आपका है रैंकिंग एंड स्कोरिंग। ठीक है, रैंकिंग एंड स्कोरिंग हम कहाँ यूज़ करते हैं? रैंकिंग और स्कोरिंग हम करते हैं जब हमें रैंक देना है किसको? प्रायोरिटीज़ को। ठीक है, आइडेंटिफाई प्रायोरिटीज़। आपको प्रायोरिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है, तो आप क्या करोगे? रैंक और स्कोर दोगे। ठीक है, फिर है सीजनल डायग्राम। सीजनल डायग्राम में आपका क्या है? डेवलपिंग फूड कैलेंडर। इसमें आप क्या करोगे? फूड कैलेंडर को डेवलप करोगे सीजनल डायग्राम में। ठीक है, फिर है आपका सीजनल का मतलब था किस सीज़न में कौन सा आपके पास फूड ग्रेन्स अवेलेबल है। ठीक है, तो फूड और जो भी खेती में किस सीजनल में आपको क्या अवेलेबल है, तो वो आपका क्या होगा? फूड कैलेंडर को सीजनल डायग्राम में आप मैच करोगे। ठीक है, फिर थर्ड है ट्रांजिस्ट वॉक। ट्रांजिस्ट वॉक में क्या होता है आपका? अंडरस्टैंड इकोलॉजिकल कंडीशनिंग। ठीक है, अंडरस्टैंड इकोलॉजिकल कंडीशनिंग में हमारे क्या आएगा? ट्रांजिस्ट वॉक आएगा। क्यों? क्योंकि आप एक साइड से जब चलना शुरू करते हो, ठीक है, तो आपके रास्ते में जो जो चीज़ें आती जाती हैं, तो वो क्या कहलाएंगी? वो ट्रांजिस्ट वॉक कहलाएंगी। ठीक है, अंडरस्टैंड इकोलॉजिकल कंडीशन। मान लो ये आपका विलेज का एरिया है। ठीक है, ये आपका विलेज है, आपको देखना है कि विलेज में क्या क्या है। तो मान लो ये आपका एंट्रेंस है विलेज का, यहाँ पे आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, और अंदर जाओगे तो यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ अंदर जाओगे तो घर है, यहाँ अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे आंगनवाड़ी दिखाई दे रही है। तो ये सब क्या है? ये ट्रांजिस्ट वॉक है। जैसे जैसे आप जाते जाओगे तो वो आपको वहाँ की इकोलॉजिकल कंडीशन जो है वो समझने में हेल्प मिलेगी ट्रांजिस्ट वॉक में। ठीक है, वेन डायग्राम में क्या होता है? वेन डायग्राम में होता है इंस्टीट्यूशन एंड द डिग्री ऑफ देयर इम्पोर्टेंस। ठीक है, यानी कि आपके विलेज में जो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हो सकता है हॉस्पिटल हो सकता है आपका आंगनवाड़ी है, हो सकता है प्राइमरी स्कूल हो, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, कितना ये लोग जो है इसमें जाते हैं। ठीक है, कितना इसको यूज़ करते हैं, तो वो हम किसका दिखाते हैं? हम दिखाते हैं वेन डायग्राम से। जैसे कि अगर कोई हॉस्पिटल, जो गांव के लोग हैं वो है हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ को भी यूज़ कर रहे हैं, और साथ ही साथ आंगनवाड़ी की फैसिलिटीज़ को भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका वेन डायग्राम किसका हो जाएगा? हॉस्पिटल का। ये हो जाएगा आपका आंगनवाड़ी का। तो इससे आप देख के बता सकते हो कि जो पीपल्स हैं वो दोनों फैसिलिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ वो प्राइमरी स्कूल की भी यूज़ कर रहे हैं। तो डायग्राम आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके इंस्टीट्यूशन मतलब जो संस्थाएं हैं आपके गांव में, आप विलेजेस में, आपके एरिया में, आप उनको वो कितना यूज़ हो रही है, कितनी उनकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग में मिल जाएगा। ठीक है, तो रैंकिंग एंड स्कोरिंग में कौन सा आ गया आपका? जब आप आइडेंटिफाई कर रहे हो प्रायोरिटीज़ को, सीजनल डायग्राम में आपका आएगा डेवलपिंग फूड कैलेंडर, ट्रांजिस्ट वर्क में आएगा आपका इंस्टीट्यूशन नहीं, अंडरस्टैंड इकोलॉजिकल कंडीशनिंग। ठीक है, अंडरस्टैंड इकोलॉजिकल कंडीशनिंग, और वेन डायग्राम में आपका आएगा इंस्टीट्यूशंस एंड द डिग्री ऑफ देयर इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ये आपके इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग में आएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका रिसर्च का क्वेश्चन है। इसमें देखो ये क्या क्या दे रहे हैं। ये है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये सैम्पलिंग के टाइप्स हैं। इसके आगे क्या दिया हुआ है, इसको मैच करना है इनके टाइप से। ठीक है, फिर अब है हमारा सैम्पल टाइप्स। ठीक है, तो सैम्पल टाइप्स में हम ये देखेंगे कि कौन सा सैम्पल टाइप आपका किससे मिल रहा है। ठीक है, आपको पता ही है सैम्पल टाइप दो तरह की होती है, रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, दो तरह की होती है, तो उसी को हमें मैच करना है, रैंडम सैम्पलिंग को और नॉन रैंडम सैम्पलिंग को। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो रैंडम सैम्पलिंग में ये क्या बोल रहा है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हमारा क्या आएगा? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आएगा ईच नंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस
टू इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैम्पल। मतलब अगर आपके हर मेंबर को, ठीक है, बिल्कुल हक है कि वो इक्वल चांस मिल रहा है उनको सिलेक्ट होने का, तो वो किस में आएगा, आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का है। ठीक है, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, हर एक यूनिट के पास हक होता है, हर एक यूनिट के पास मौका होता है कि उसे चुना जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट में आएगा। फिर है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड वाला। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में आप देखोगे तो ये आएगा पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटा। ठीक है, हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को स्ट्रेटा में डिवाइड कर देते हैं, ऑफ विच द सैम्पल इज ड्रॉन इंडिपेंडेंटली, और फिर उसमें से सैंपल निकालते हैं। ठीक है, एक एक सैंपल निकाल लेंगे हम उसमें से जितने हमें चाहिए, और हम पहले हम स्ट्रेटा में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में। फिर थर्ड है हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, सिंपल एक बनाते हैं। सिस्टमेटिक सैंपल में कोई सिस्टम बना लेते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सैंपल को लेते हैं। जैसे कि हम अगर हमें 100 बच्चों की क्लास में 10 बच्चे सिलेक्ट करने हैं, तो हर 9th नंबर पे या हर 10th नंबर पे हम के बच्चे को हम सिलेक्ट करते जाएंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएंगे, 10 बच्चे आ जाएंगे। तो एक कोई फॉर्मूला या कोई वो हम बना लेते हैं इसमें। ठीक है, फिर है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या है आपका, सैम्पलिंग वेयर इन अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट इज टेकन टुगेदर एज अ सैम्पल यूनिट। ठीक है, क्लस्टर में क्या होता है, हम पूरा का पूरा सैंपल उठा लेते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा ग्रुप ही उठा लेंगे, वो हमारा क्या हो गया, क्लस्टर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे इतने तरह के हैं, 4 तरह के हैं, इनके ये आंसर्स थे। पहले वाले का आपका क्या था, पहले वाले का आपका थर्ड वाला है। ठीक है, ये आपका थर्ड है इसका, ये वाला आपका पहला है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का आपका दूसरा है। सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग का आपका चौथा वाला है। और आपका क्लस्टर सैम्पलिंग का ये आपका ठीक है, ये आपका हो गया स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, और ये हो गया आपका क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, तो ये आपके इतने टाइप हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन्यूज व्हेन रिटन इन अ जर्नल फॉर्मेट शुड कंसिस्ट ऑफ नेम ऑफ डिशेज इन विच ऑर्डर। ठीक है, जब आपने देखा होगा, आप मेन्यू कार्ड देखते हो किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर के, तो उस मेन्यू कार्ड में एक सीरीज से सारे आइटम जो है लिखे हुए होते हैं। तो सबसे पहले उसमें क्या लिखे होते हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पर अब इन्होंने कुछ आइटम्स दे रखा है, हमें ये देखना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे कौन से आइटम्स हमारे लिखे हुए होंगे। तो फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले स्टार्टर होता है, स्टार्टर तो होता है इसलिए, तो मेन्यू कार्ड में भी सबसे पहले क्या लिखे हुए होते हैं, स्टार्टर लिखे हुए होते हैं। फिर मेन कोर्स लिखा हुआ होता है, यानी कि मेन डिश जो होती है फिर लिखी हुई होंगी। ठीक है, थर्ड नंबर पर आपकी होती है साइड डिशेज, जो छोटी मोटी साइड डिशेज होती है वो थर्ड नंबर पर होती हैं। फोर्थ नंबर पे आपके सैलेड होते हैं, और सबसे लास्ट में आपकी स्वीट्स होती है, यानी कि डिजर्ट्स होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा आपका, फर्स्ट नंबर पे ये आएगा स्टार्टर। ठीक है, दूसरे नंबर पे आएगा आपका मेन डिश, तीसरे नंबर पे आएगा आपका साइड डिश, फिर आएगा सैलेड, और फिर आएगा डिज़र्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे मेन्यू कार्ड में आप देखोगे किसी के भी रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड, तो वो इसी अरेंज में होगा। ठीक है, इसी सीरीज़ में अरेंज होगा वो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीक्वेंस ऑफ स्टेज थ्रू विच पीपल्स में प्रोग्रेस टूवर्ड्स लॉन्ग टर्म पॉजिटिव हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल बिहेवियर्स इज। उन अवस्थाओं को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए जिनके द्वारा लोग दीर्घकालीन सकारात्मक स्वास्थ्य एवं पोषण व्यवहार की ओर बढ़ते हैं। तो इन्होंने हमें दिया है एक्शन, मेंटेनेंस, प्रिपरेशन, प्री कॉन्टेम्पलेशन और आपका कंटेम्पलेशन। ठीक है, कार्यवाही, रखरखाव, तैयारी, पूर्वावलोकन और अवलोकन। ठीक है, तो अगर हम इसे देखें तो हमारा ये सीरीज़ में कैसे अरेंज होगा, इसके सबसे पहले नंबर पे तो आप प्री अवलोकन करोगे। ठीक है, यानी कि प्री कॉन्टेम्पलेशन करोगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे आप करोगे कॉन्टेम्पलेशन। ठीक है, फिर आप कॉन्टेम्पलेशन करोगे। फिर थर्ड नंबर पे आप क्या करोगे, थर्ड नंबर पे आप करोगे तैयारी। फोर्थ नंबर पे आप करोगे कार्यवाही, और फिफ्थ नंबर पे आप रखरखाव करोगे। ठीक है, जब हम अपनी हेल्थ के लिए, न्यूट्रिशन बिहेवियर के लिए स्टेप्स लेते हैं कि हम अपने न्यूट्रिशन को हेल्थ करेंगे। ठीक है, फिर है डाबू प्रिंट। आबू डाबू प्रिंट जो होता है हमारा प्रिंटिंग प्रोसेस स्टेप्स आ, तो आबू डाबू प्रिंट जो होता है इसके लिए हमारे पास कितने तरह की स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। ठीक है, आबू डाबू प्रिंट के, तो इसमें देखो सबसे पहले वॉशिंग एंड डाइंग दिया है इन्होंने। ठीक है, वॉशिंग एंड डाइंग। फिर सेकंड है आपका स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉ डस्ट। ठीक है, सॉ डस्ट को आपने डालना है, बुरादा छिड़कना है। ठीक है, फिर है प्रिपरेशन ऑफ मड पेस्ट, मड पेस्ट को बनाना है। फिर फोर्थ नंबर पे इन्होंने दिया है ब्लॉक प्रिंटिंग विद मड पेस्ट। ठीक है, मड पेस्ट जो मिट्टी की, जो आपकी मड पेस्ट है, मिट्टी का जो पेस्ट है
उससे आप ब्लॉक प्रिंटिंग करोगे, फिर डाइंग करोगे, फिर स्कोरिंग करेंगे। तो इसमें से हमें अरेंज करना है सही स्टेप्स में। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है हमारी स्कोरिंग, ठीक है। स्कोरिंग में क्या होता है, एक तरह से सफाई करना उसकी, ठीक है, धोने का। स्क्वायरिंग करोगे सबसे पहले उसमें। फिर दूसरे नंबर पे आप क्या करोगे, उसमें प्रिपरेशन ऑफ मड पेस्ट को बनाओगे, ठीक है। थर्ड नंबर पे आप क्या करोगे, ब्लॉक प्रिंटिंग विद मड पेस्ट, ठीक है। मड पेस्ट के साथ क्या करोगे, ब्लॉक प्रिंटिंग करोगे। तो वहाँ पर कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे आप क्या करोगे, फोर्थ नंबर पे स्पार्कलिंग ऑफ द डस्ट, फिर आप डस्ट डालोगे, उसके ऊपर बुरादा छिड़कोगे फोर्थ नंबर पे, ठीक है। फिर आपके पास आया 6 नंबर पे आपने क्या करना है, फिफ्थ नंबर पे उसके बाद आप करोगे डाई करोगे, ठीक है, डाइंग करोगे उसे 5th नंबर पे। फिर 6 नंबर पे आप करोगे वॉशिंग एंड डाइंग, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने स्कोरिंग करना है। स्कोरिंग आपको पता ही है, केमिकल्स वगैरह डाल के हम सफाई करते हैं कपड़े की, एक तरह से धोने की है, क्लीनिंग है, ताकि उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो हट जाए। तो स्क्वायरिंग करेंगे। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हम उसमें मड पेस्ट बनाएंगे। फिर थर्ड नंबर पे हम ब्लॉक प्रिंटिंग करेंगे मड पेस्ट के थ्रू। फिर फोर्थ नंबर पे हम करेंगे स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉडस्ट, यानी कि बुरादा छिड़केंगे। फिर फोर्थ नंबर का 5th नंबर डाइंग करेंगे उसे। और फिर 6th नंबर पे वॉशिंग एंड ड्राइंग करेंगे, ठीक है। तो ये इसके स्टेप्स हो गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल स्टेप्स इन गारमेंट्स आर प्रोडक्शन प्रोसेस आर, ठीक है। जनरल स्टेप्स इन गारमेंट्स आर प्रोडक्शन प्रोसेस आर। तो जो हमारे गारमेंट्स के जो जनरल, जब भी हम गारमेंट्स को बनाते हैं उसके प्रोडक्शन प्रोसेस के क्या क्या स्टेप्स है, तो तुम्हें पता ही है। सबसे ये तो आसान सा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले आप डिज़ाइनिंग बनाओगे गारमेंट की, ठीक है। सबसे पहले आप क्या बनाते हो, गारमेंट की डिज़ाइनिंग, ठीक है। सबसे पहले आपने बनाया डिज़ाइनिंग द गारमेंट, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आपका क्या आ गया, डिज़ाइनिंग द गारमेंट। फिर सेकंड नंबर पे आप क्या बनाओगे, पैटर्न बनाओगे। उस जो भी आपने डिज़ाइन बनाया उससे क्या बनेगा, आपका पैटर्न बनेगा, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे आप सैम्पल बनाओगे। पैटर्न मतलब एक तरह का ड्राफ्टिंग ही होता है वो, थिक पेपर पे, ठीक है। तो उसके बाद आप सैम्पल बनाओगे। जब आपका पैटर्न बन गया तो वो क्या बनाओगे, आप सैम्पल बनाओगे, ठीक है। सैम्पल के बाद आप उसे कहाँ भेज दोगे, प्रोडक्शन पैटर्न मेकिंग में भेज दोगे। वहाँ जाकर के इसके और भी पैटर्न बनने लगेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप ग्रेडिंग करोगे उसकी, ठीक है। ग्रेडिंग के बाद आप करोगे मार्कर मेकिंग, ठीक है। उसके बाद आप उसको मार्कर मेकिंग के लिए भेज दोगे, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं आपके, जब आप कोई भी प्रोडक्शन यूनिट में अपने कपड़े को बना रहे हो, तो ड्रेस बना रहे हो, ठीक है। तो ये सब स्टेप्स हो गए, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे आपका क्या आया, फर्स्ट नंबर पे आपका डिज़ाइनिंग द गारमेंट। सेकंड नंबर पे आपका पैटर्न डिज़ाइनिंग। थर्ड नंबर पे सैम्पल मेकिंग। फोर्थ नंबर पे आपका प्रोडक्शन पैटर्न मेकिंग। उसके बाद 5th नंबर पे ग्रेडिंग। और 6th नंबर पर मार्कर मेकिंग, ठीक है। ये सारे स्टेप्स आपके इसमें आएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द स्टेप्स ऑफ सिस्टम डिज़ाइन प्रोसेस, ठीक है। सिस्टम डिज़ाइन प्रोसेस, तो अगर आपको कोई डिज़ाइन बनाना है तो उसको किस तरीके से बनाओगे। तो सबसे पहले आप करोगे इसमें स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करोगे कि आपको बनाना क्या है, ठीक है। अपने ऑब्जेक्टिव को स्टेटमेंट दोगे, आपको बताओगे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर फर्स्ट नंबर पे हो गया। सेकंड नंबर पे आपका आएगा ऑपरेशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। सेपरेशन ऑफ फंक्शंस, आप कार्यों का पृथकीकरण कर दोगे, सबको काम बांट दोगे, ठीक है। थर्ड नंबर पे आएगा एलोकेशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। आपको क्या करना है, कार्यों का पृथकीकरण करना है, फिर कार्यों का बंटवारा कर दोगे, सबको अपने अपना काम बता दोगे, ठीक है। एलोकेशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे आएगा आपका यूज मशीन इंटरफेस डिज़ाइनिंग, ठीक है, यानी कि प्रयोक्ता मशीन इंटरफेस डिज़ाइनिंग। आपको क्या करना है, फिर मशीन्स पे काम करना है, यूज मशीन्स इंटरफेस डिज़ाइनिंग, ठीक है। ये वाला आप मशीन का इंटरफेस डिज़ाइनिंग इस्तेमाल करने लगोगे आप। 5th नंबर पे है सिस्टम इंटीग्रेशन, ठीक है, यानी कि तंत्र एकत्रीकरण, सब मिलजुल के अपना काम करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द स्टेप्स ऑफ द फिलिंग अ कंप्लेंट इन द कंज्यूमर कोर्ट इन द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। अगर आपका करेक्ट सीक्वेंस में कंज्यूमर कोर्ट को हमें अरेंज करना है, ठीक है। कंज्यूमर कोर्ट, आपने कोई गलती, आपको किसी प्रोडक्ट के खिलाफ अगर कंप्लेंट करनी है तो आप किस स्टेप्स में जाओगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है आपका इंटीमेशन वाया नोटिस, ठीक है। सबसे पहले आपके दो नोटिस के माध्यम से सूचना आवश्यक प्रासंगिक दस्तावेज को संलग्न करना, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका पहला स्टेज होगा, ठीक है, ये वाला इंटीमेशन वाया नोटिस, ठीक है। ये आपका वैसे ऑप्शनल है, कभी होता है कभी नहीं भी होता है ये वाला स्टेज, ठीक है। तो पहले नंबर पे ये वाला स्टेज है, ऑप्शनल है, कभी आप इसको फॉलो करोगे कभी नहीं करोगे। सेकंड नंबर पे गेट द कंज्यूमर कंप्लेंट ड्राफ्ट, ठीक है। सब फिर आप क्या करोगे, सेकंड नंबर पे कंज्यूमर कंप्लेंट की ड्राफ्ट लोगे, ठीक है, ड्राफ्ट लोगे। फिर थर्ड नंबर पे है
अटैच रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे बिल वगैरह वो आप उसमें अटैच करोगे, ठीक है। फोर्थ नंबर पे है चूज अप्रोप्रिएट फोरम डिस्ट्रिक्ट स्टेट और नेशनल, ठीक है, चूज अप्रोप्रिएट फोरम डिस्ट्रिक्ट स्टेट और नेशनल, ठीक है। फिर आप ये देखोगे कि आपकी कंप्लेन आप कहाँ करनी है, डिस्ट्रिक्ट में करनी है आपने, आपको कितना, अगर आपका कम 1-1.5 लाख से नीचे का नुकसान हुआ है तो उसके लिए आप डिस्ट्रिक्ट वाले में ही चले जाओगे, अगर ज़्यादा का हुआ है तो आप स्टेट और नेशनल वाले में जाओगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ के बाद है आपका पे, इसके बाद आप क्या करोगे, फीस पे करोगे, ठीक है, आवश्यक शुल्कों का को अदा करोगे। उसके बाद 6 नंबर पे है सबमिट एन एफिडेविट, ठीक है, फिर एक एफिडेविट आप सबमिट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे आपका क्या हो गया, सबसे पहले नंबर पे हो गया इंटीमेशन वाया नोटिस, दूसरे नंबर पे हो गया आपका गेट द कंज्यूमर कंप्लेंट ड्राफ्ट, थर्ड नंबर पे हो गया आपका अटैच रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, फोर्थ नंबर पे हुआ आपका चूज अप्रोप्रिएट फोरम, ठीक है, फिफ्थ नंबर पे हुआ आपका पे रिक्विजिट फीस, और फिर फिफ्थ के बाद 6 नंबर पे हुआ आपका सबमिट एन एफिडेविट, ठीक है। तो इतने स्टेप्स के बाद आपका क्या होगा, कंप्लेन जो है वो आपकी रजिस्टर हो जाएगी कंज्यूमर कोर्ट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलबर्ग की मॉरल रीजनिंग स्टेजेस को हमें अरेंज करना है। आसान क्वेश्चन है, इससे पहले भी दोनों पेपरों में आई है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा, इंडिविजुअलिज्म इसमें आप इन्होंने हमें स्टेप्स दे रखा है। तो सबसे पहला तो आपका पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन होता है, ये हम देख चुके हैं। ये आपकी कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर आपका क्या आएगा, इसकी पहली 3 स्टेज होती है ना, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। तो 2 स्टेज आपकी प्री कन्वेंशनल के अंदर आएगी, जिसमें से एक है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, ठीक है। दूसरी स्टेज है आपकी, इसके अंदर आएगी आपका इंडिविजुअलिज्म, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड एक्सचेंज, ठीक है, ये वाली। तो ये 2 स्टेज आपकी कन्वेंशनल प्री कन्वेंशनल के अंदर आती है। उसके बाद उसके बाद कन्वेंशनल के अंदर कौन कौन सी आएगी, म्यूचुअल इंटरपर्सनल एक्सपेक्टेशंस एंड कन्फॉर्मिटी, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, सोशल ऑर्डर मॉरलिटी, ठीक है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाली, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर इसके बाद 5th नंबर पे आएगी आपकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल्स राइट, और 6 नंबर पे आएगा आपका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ठीक है। ये आपकी 6 स्टेजेस हो गई हैं, इस तरीके से ये अरेंज होंगी, ठीक है। इसमें से पहली दूसरी जो है वो प्री कन्वेंशनल की सब स्टेजेस हैं, और जो 3rd एंड 4th है वो आपकी कन्वेंशनल की, और जो 5th और 6th है वो पोस्ट कन्वेंशनल की सब स्टेजेस है, ठीक है। तो वैसे 3 स्टेज होती है, पर उनके अंदर आपकी 6 सब स्टेजेस होती हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें ये फ्रॉइड की है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ओरल एनल, ठीक है, ओरल एनल, फेलिक, लिटेंसी और जेनाइटल, ठीक है। 5 स्टेजेस होती है हमारी फ्रॉइड की, ओरल, ठीक है, एनल, फेलिक, लिटेंसी और जेनाइटल, ठीक है, हमारी ये 5 स्टेजेस होती हैं। फ्रॉइड ने दी थी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, ठीक है, फ्रॉइड ने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दी थी, ये आपकी 5 स्टेजेस हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग लर्निंग एक्टिविटीज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड रिटेन, ठीक है। इसमें क्या करना है आपने, किससे आप सबसे ज़्यादा सीखते हो और कितना आपका ध्यान केंद्रित होता है, ठीक है। तो कौन सी एक्टिविटी कितना आपका ध्यान केंद्रित होता है, जैसे कि लेक्चर में लिसनिंग मेथड से आप सबसे कम सीखते हो। लिसनिंग मेथड, जैसे आपको क्लास में लेक्चर मिलता है तो आपको बहुत जल्दी भूल जाते हो, आपको बहुत समय तक वो लेक्चर याद नहीं रहता, उसमें क्या क्या पढ़ाया गया था उतना याद नहीं रहता। तो सबसे ज़्यादा जो सबसे लोअर लेवल की जो लर्निंग है, रिटेंशन है, वो आपका रीडिंग में होता है। तो रीडिंग में सबसे रीडिंग करा हुआ आप सबसे पहले भूलोगे, फिर उसके बाद 2nd नंबर पर लिसनिंग होता है, 3rd नंबर पर आपका चार्ट, और जब आप चार्ट और डायग्राम के थ्रू देख रहे हो तो उसके बाद उससे ज़्यादा याद आपको चार्ट और डायग्राम में रहेगा, ठीक है। फिर 4th नंबर पर आपका आएगा डेमोन्स्ट्रेशन में, ठीक है, और 5th नंबर मेकिंग अ प्रेजेंटेशन। अगर आप अपना खुद का प्रेजेंटेशन बना रहे हो, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपके जो टॉपिक है वो आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लर्निंग और रिटेंशन यानी कि याद कौन सा क्या चीज़ रहेगी जो आपने खुद प्रेजेंट की है, ठीक है। इसके बाद
जब जब आप चार्ट और डायग्राम से पढ़ते हो, सॉरी, इसके बाद आप डेमोस्ट्रेशन से, ठीक है, जब इसके बाद क्या हो गया आपकी डेमोस्ट्रेशन से, तो इसके बाद सेकंड नंबर पर अगर कोई आपको कोई चीज़ डेमोस्ट्रेशन से सिखाता है तो वो आपको याद रहेगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा याद आपको कौन सी रहेगी, प्रेजेंटेशन वाली, उसके बाद डेमोस्ट्रेशन वाली, उसके बाद चार्ट एंड डायग्राम से जब पढ़ते हो तो वो उससे कम आपको वो याद रहेगा। फिर आपका लिसनिंग और रीडिंग से याद रहेगी, ठीक है। तो लिसनिंग और रीडिंग से हमें सबसे कम चीज़ों को हम ध्यान रख पाते हैं, ठीक है, अपने दिमाग में। बाकी जो सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान रखता है वो आपका प्रेजेंटेशन के थ्रू, कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो, बना रहे हो अपने लिए, तो वो याद रहेगी आपको, ज़्यादा समय तक आपके दिमाग में वो याद रहती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग अ मेथड डेमोस्ट्रेशन। अगर आपको मेथड डेमोस्ट्रेशन करना है, ठीक है, 2 डेमोस्ट्रेशन होते हैं ना, एक है रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन, एक है मेथड डेमोस्ट्रेशन। रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, सिर्फ आपके रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और मेथड डेमोस्ट्रेशन पे हम पूरे प्रोसीजर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, ये मेथड डेमोस्ट्रेशन बोल रहा है। मेथड डेमोस्ट्रेशन में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपने अगर किसी गाँव में आपको कोई एक्टिविटी सिखानी है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप उसमें प्लान व्हेन एंड वेयर विल यू डू द डेमोस्ट्रेशन। सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि आपको कहाँ जा करके डेमोस्ट्रेशन करना है, ठीक है। सेकंड नंबर पे करोगे एडवर्टाइज अबाउट द डेमोस्ट्रेशन। डेमोस्ट्रेशन के लिए आप क्या दोगे, एडवर्टाइजमेंट दोगे, ठीक है। थर्ड नंबर पे आप दोगे प्रैक्टिस फॉर गेनिंग स्किल्स टू डेमोस्ट्रेट, ठीक है। खुद आप पहले प्रैक्टिस करोगे जो भी आपको लोगों को सिखाना है उसकी, ठीक है। डेमोस्ट्रेशन का मतलब होता है ना कि सामने कर करके आप सिखाते हो लोगों को, डेमो दे करके, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे आपका आएगा कंडक्ट डेमोस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप। फिर आप स्टेप बाय स्टेप जा करके अपने डेमोस्ट्रेशन को, जो भी स्किल आपने सीखी है वो सामने वाले अपने जो आपके लोग आए हैं सीखने के लिए उनको सिखाओगे, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे गिवन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट टू प्रैक्टिस, ठीक है। फिर आप सामने वाले को भी पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी दोगे कि वो भी सीखें चीज़ों को, ठीक है, कर करके वो भी सीखें। तो ये आपकी ये स्टेप्स थे इसके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस इन कंडक्टिंग एनी रिसर्च। तो यह आसान क्वेश्चन है, इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है, डिसेमिनेटिव फेज, कॉन्सेप्चुअल फेज, एनालिटिकल फेज और एम्पेरिक फेज, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा आपका स्टेप वाइज हम इसको देखेंगे। सबसे पहले आएगा आपका कॉन्सेप्चुअल फेज, जिसमें आप क्या करोगे, अगर रिसर्च बना रहे हो तो सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, रिसर्च डिज़ाइन बनाओगे अपनी, ठीक है, यानी उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या बनाओगे, रिसर्च डिज़ाइन बनाओगे। थर्ड नंबर पे एम्पेरिक फेज डालोगे, यानी कि अनुभाविक, जिसमें आप अपने एक्सपीरियंसेस के अनुसार काम कर रहे हो, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आप करोगे एनालिटिक, फिर जो भी आपका डेटा आया है, जो भी चीज़ आई है उसको आप एनालिसिस करोगे, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आएगा आपका डिसेमिनेटिव फेज, यानी कि आप लोगों को भी, जो आपके रिसर्च हुई है उसको रिसर्च पेपर के थ्रू आप लोगों में फैलाओगे, ठीक है। तो ये आपके पास 5 स्टेप्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द स्टेप्स ऑफ द कैलकुलेटिंग मैन वाइटनी यू, ठीक है। तो ये क्या है, टेस्ट है। मैन वाइटनी यू क्या है, आपका एक टेस्ट है, ठीक है, स्टैट्स का टेस्ट है। तो इसमें आपका क्या है, ये ठीक है, स्टैट्स के टेस्ट में आपका क्या है, इसका फॉर्मूला होता है USTAT, ठीक है। ये आपका किसका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है मैन वाइटनी यू टेस्ट का, ठीक है। इसमें रैंक सम इक्वल टू रैंक सम माइनस n-1/2, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है आपका। अब इसमें हम देखेंगे कि अगर हमें इसकी स्टेप्स को करना है तो हम किस तरीके से स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले नंबर पे है आपका रैंक ऑल स्कोर्स टुगेदर इग्नोरिंग विच ग्रुप्स दे बिलोंग्स टू, ठीक है। सबसे पहले तो आपने क्या कर दिया, सबको एक साथ मिला करके उनको रैंक दे दी, ठीक है, ग्रुप्स वगैरह सब हटा दिए। सेकंड नंबर पर आप क्या करोगे, ऐड अप रैंक्स फॉर ईच ग्रुप इंडिपेंडेंटली। फिर सभी रैंक्स को हम हर एक ग्रुप के लिए इंडिपेंडेंटली उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। थर्ड नंबर पे करेंगे सिलेक्ट द लार्ज ऑफ रैंक टोटल्स, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या करेंगे, हम सभी रैंक टोटल को, लार्ज ऑफ रैंक टोटल, जो सबसे बड़ा होगा, समग्र रैंक में बड़ी रैंक का चयन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप करोगे फोर्थ नंबर पे कैलकुलेट N1 N2 और NX, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे फिफ्थ नंबर पे करोगे कैलकुलेट U, फिर लास्ट में आप U को कैलकुलेट करोगे, ठीक है। ये इसके स्टेप्स हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गिव बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। ठीक है, असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है ये। इसमें ये बोला गया है कि ट्रेडिशनली द फूड इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलरली द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हैज़ रिलाइड ऑन द यूज़ ऑफ GMPs इन इट्स एफर्ट्स टू इंश्योर दैट द कॉस्ट इज कट डाउन। ठीक है, ये क्या कह रहा है, आपका पारंपरिक रूप से खाद्य उद्योग विशेषता प्रसंस्करण क्षेत्र में अपने प्रयासों से GMP के प्रयोग पर विश्वास जताया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कीमतों में कमी आ रही है। ठीक है, ये क्या कह रहा है आपका, जो ट्रेडिशनली द फूड इंडस्ट्री यानी कि जो GMP है, GMP की फुल फॉर्म क्या है आपका, GMP की फुल फॉर्म है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, GMP, ये जो GMP है इसकी क्या है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। ठीक है, तो इसमें ये क्या बोल रहा है कि ट्रेडिशनली द फूड इंडस्ट्री, ठीक है, जो फूड इंडस्ट्रीज एंड पर्टिकुलरली द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स हैं, फूड इंडस्ट्री है और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हैज़ रिलाई ऑन द यूज़ ऑफ GMP। वो किस पे रिलाई करते हैं, रिलाइड ऑन द यूज़ ऑफ, किस पे रिलाई करते हैं, GMP के इस्तेमाल पे, इन इट्स एफर्ट्स टू इंश्योर दैट द कॉस्ट इज कट डाउन। और इसके एफर्ट से क्या होगा कि आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए GMP क्या है, डिस्क्राइब द मेथड्स। ठीक है, ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है GMP इक्विपमेंट्स, फैसिलिटीज़ एंड कंट्रोल फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोसेस फूड। ठीक है, प्रोसेस फूड को प्रोड्यूस करने के लिए फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट को कंट्रोल करता है, एज द मिनिमम सैनिटरी एंड प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग सेफ एंड होलसम फूड। ठीक है, ये क्या करता है, इससे क्या होगा, आपका सेफ और अच्छा खाना आप प्रोड्यूस कर पाओगे। दे आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रेगुलेटरी कंट्रोल ओवर द सेफ्टी ऑफ द नेशंस फूड सप्लाई। और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें आपको क्या होगा, फूड सप्लाई आपकी सेफ होती है। ठीक है, तो ए जो है, ए इसका फॉल्स है, क्योंकि इसका काम क्या है, इसका काम ये नहीं है कि ये आपका कॉस्ट को कम करे। ठीक है, कॉस्ट को कम करने का काम इसका नहीं है, तो ये क्या है, ये आपका फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, मोस्ट ऑफ दीज GMP आर यूज्ड बाय द मैनी नेशनल गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड फॉर मॉनिटरिंग एंड सेफ्टी ऑफ कंज्यूमर फूड। हाँ, ये ठीक बोल रहा है, कंज्यूमर फूड एंड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट दैट प्रोसेस पैकेज हैंडलिंग द स्टोर हाउस फूड। ठीक है, तो ये ट्रू है, ये सही बोल रहा है कि GMP का काम क्या है, फूड, साफ़ सुथरा फूड, अच्छा पैकेज का फूड ये अवेलेबल कराना है। ठीक है, तो ये आपका इसका जो आंसर होगा, आंसर है आपका ये तो फॉल्स है ऊपर वाला तो, और नीचे वाला जो असर्शन है वो ट्रू है। ठीक है, तो डी इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो, ये भी हमारा असर्शन और रीजन वाला है। कॉटन इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फैब्रिक फॉर विंटर वेयर। ठीक है, कॉटन जो है वो आपके विंटर वेयर के लिए बहुत अच्छा फैब्रिक है। तो ये तो आपका गलती है, कॉटन पहनोगे विंटर में तो ठंड लगेगा। ठीक है, विंटर के लिए सबसे अच्छा कौन सा है आपका, विंटर के लिए वूल होता है। और कॉटन क्यों नहीं है, क्योंकि कॉटन में क्या है, एक तो एब्जॉर्बेंसी हाई है उसकी, ठीक है, और ब्रीदेबल फैब्रिक है वो, तो वो आपका विंटर के लिए नहीं बल्कि समर के लिए अच्छा फैब्रिक है। आजकल सब समर में कॉटन ही पहनना चाहते हैं। ठीक है, तो समर के लिए अच्छा फैब्रिक है ये, समझ में आया। तो इसका जो ए है, इसका क्या है, ए जो है वो आपका करेक्ट नहीं है और आर जो है वो आपका करेक्ट है। तो ये बात तो ये सही कह रहा है कि कॉटन एक हाई एब्जॉर्बेंसी है, हाई, कॉटन में एब्जॉर्बेंसी हाई पाई जाती है और उसमें ब्रीद अच्छे से करता है, मतलब कि जो एयर का सर्कुलेशन है वो अच्छा बना रहता है। ठीक है, तो ये तो ए जो है वो आपका फॉल्स है और आर जो है वो ट्रू है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेक्शन इन द फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट। हाँ भैया, इंपॉर्टेंट तो है। इंटरेक्शन हेल्प्स टू मेंटेन फैमिली सॉलिडिटी, लर्निंग द रोल्स ऑफ फैमिली मेम्बर एंड टू लर्निंग इंटर जनरेशनल कॉम्पिटेंस। ठीक है, संवाद, अन्योन्य क्रियाएँ, पारिवारिक एकजुटता को बनाए रखने, परिवार के सदस्यों की भूमिकाओं को समझने और अंतर पीढ़ीगत समक्षा को समझने में सहायक करता है। तो दोनों ही ये ट्रू हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन होना चाहिए और इससे क्या होगा, आप सब ही मिलजुल के रहोगे तो आपकी फैमिली में एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनेगा। तो दोनों ही क्या है, ये ट्रू हैं। ठीक है, फिर 88 क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज असर्शन, ये भी रिएक्टिव डाई इज एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। ठीक है, प्रतिक्रियाशील आक्रामकता एक स्वचालित अनुक्रिया है। ठीक है, तो ये ट्रू है, जो आपकी रिएक्टिव
सॉरी रिएक्टिव डाई नहीं है, रिएक्टिव एग्रेशन इज एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, ठीक है। हाँ तो सही बात है, रिएक्टिव एग्रेशन जो होगा वो आपका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, यानी कि आपको क्या आता है, गुस्सा आ जाता है, ठीक है। इट इज़ इम्पल्सिव, अनकंट्रोल्ड, स्पॉन्टेनियस एंड अनरीजन्ड, ठीक है। तो दोनों ही आपके इसके ट्रू हैं, ठीक है, दोनों ही ट्रू हैं और ये जो है आपका सही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो जो गुस्सा है, जो आपका रिएक्टिव एग्रेशन है, एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है कि अपने आप ही आ जाता है आपके अंदर, आप उसमें इम्पल्सिव हो जाते हो, अनकंट्रोल्ड हो जाते हो, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। इम्पल्सिव मतलब गुस्से में थप्पड़ मार दोगे आप भी, और स्पॉन्टेनियस एंड अचानक होगा, वो बिना सोचे समझे होगा, और आपका क्या होगा, अनरीजन्ड होगा, इसका कोई खास कारण भी नहीं होता। तो आपका क्या होगा, ये ए एंड आर ट्रू है और आर जो है वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 वाला, नॉर्म्स आर ब्लू प्रिंट्स फॉर बिहेवियर, ठीक है। नॉर्म्स आर ब्लू प्रिंट्स फॉर बिहेवियर सेटिंग लिमिट्स within which individual may seek alternate way to achieve their goals, ठीक है। नॉर्म फिर क्या है आपका, ये आपका किसने बोलता है, ये बोला था बाई ब्रूम सेल्जिक ने। ये जो डेफिनेशन किसने दी है, ये हमारी दी है ब्रूम सेल्जिक ने, ठीक है, सेल्जनिक, ब्रूम BROOM, ठीक है, और SELGZNIK, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको दी है ब्रूम सेल्जनिक ने, ठीक है। इसमें क्या है, नॉर्म्स आर सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड गाइडलाइंस, ठीक है। नॉर्म्स क्या है हमारा, सोशल एक्सपेक्टेशन और गाइडलाइंस है, वाइल जो लॉ और इसके अलावा जो लॉ होते हैं, ठीक है। लॉ, नॉर्म्स और लॉ दो चीज़ होती हैं। नॉर्म्स वो हैं जो सोसाइटी ने हम पे बनाए हैं, ठीक है, और लॉ कौन से होते हैं, जो हमारे लीगल बनी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। लीगली जो चीज़ें हैं, चोरी करेंगे तो पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी और हमें 6 महीने के लिए जेल में डाल देगी, और वहाँ जा करके हमें रूल्स के हिसाब से अपनी जेल में रहना होगा, ठीक है। वो तो लॉ हो गए। और अगर नॉर्म्स क्या हो गया, चोरी की और हम सबने पकड़ लिया और मुझे पीटना शुरू कर दिया, वो क्या है, वो हमारे नॉर्म्स हैं जो हम सोसाइटी ने बनाए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्म्स क्या होते हैं, नॉर्म्स हमारे आर इंडिविजुअल एंड बिलीव्स अबाउट व्हाट इज़ अप्रोप्रिएट, ठीक है। कोई ये अपने, ये हर किसी का अपना अपना इंडिविजुअल्स के बिलीव्स होते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। नॉर्म्स में तो यही होगा ना, हर कोई अपने हिसाब से लेगा क्या सही है और क्या गलत है, वाइल लॉस आर लीगल, और जो लॉज होते हैं वो लीगल होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो टर्म्स हैं, नॉर्म्स और लॉज, ठीक है। दोनों चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। नॉर्म्स क्या होते हैं, नॉर्म्स वो होते हैं जो सोसाइटी अपने बना लेती है कि हमें क्या है, हमें क्या करना है, ये वाला काम करना है, ठीक है। और जो लॉ लीगल भले ही वो हो या ना हो, जो नॉर्म्स क्या है, नॉर्म्स हो सकते हैं कि किसी एरिया में हर 15 साल की लड़की की शादी हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो लीगल नहीं है, वो नॉर्म्स हैं वहाँ के, ठीक है। तो वो लॉ नहीं है। लॉ क्या है, लॉ 21 साल पे होगी शादी आपकी, ठीक है। तो ये क्या है, लीगल रूल्स एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो लॉ ये होते हैं, तो समझ में आ गया था। तो नॉर्म्स, अभी क्या बोला, नॉर्म्स आर ब्लूप्रिंट फॉर बिहेवियर सेटिंग लिमिट्स विद इन विच इंडिविजुअल में सीक ऑल्टरनेटिव वे टू अचीव देयर गोल्स। मानक व्यवहारिक विन्यास सीमाओं हेतु ब्लूप्रिंट होता है जिसमें व्यक्ति अपने लक्ष्यों के विभिन्न तरीकों से प्राप्त करता है। तो ये सही है। इसमें आपको पहले से ही आपने एक टारगेट लक्ष्य बना लिया होता है, उसमें आप बिल्कुल एक ब्लूप्रिंट के थ्रू ही हम जो कुछ भी करते हैं अपनी सोसाइटी के जो हमारे नियम्स होते हैं, जो लॉज नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। मतलब हो सकता है हमारे कुछ फैमिली में कुछ अच्छे नियम से अच्छे लॉज हों, नॉर्म्स हों, ठीक है। नॉर्म्स आर बेस्ड ऑन कल्चर वैल्यू। नॉर्म्स हमेशा कल्चर वैल्यू बेस होगी। एक IAS ऑफिसर्स के गाँव में वहाँ के नॉर्म्स क्या होंगे, सबको खूब पढ़ाना है, ठीक है। और एक अनपढ़ों के गाँव में क्या होगा, वहाँ पे किसी को नहीं पढ़ने देना है, ठीक है। तो ये नॉर्म्स आपके कल्चर वैल्यू पे डिपेंड करता है, विच आर जस्टिफाइड बाय मॉरल स्टैंडर्ड। और जिसको हम किसके थ्रू जस्टिफाई कर सकते हैं, मॉरल स्टैंडर्ड, रीजनिंग और एस्थेटिक जजमेंट के थ्रू हम इसे जस्टिफाई कर सकते हैं। तो दोनों ही ये ट्रू हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू स्मॉल अ सैम्पल लीड टू द बायस्ड कंक्लूजन, ठीक है। हाँ सही बात है, अगर आपका बहुत छोटा सैम्पल साइज होगा तो उसमें आपका बायस्ड कंक्लूजन यानी कि गलतियाँ आ सकती हैं, तो ये ट्रू है, ठीक है। और व्हेन द सैम्पल इज टू स्मॉल इट मे नॉट कवर ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ द पॉपुलेशन टू बी स्टडी, ठीक है। और जब आपका जो सैम्पल है इतना छोटा है कि वो सभी हर चीज़ को कवर नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो ये भी ट्रू है। तो सारे एट्रीब्यूट्स को, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर नहीं कर पा रहा है, तो ये भी क्या है आपका ट्रू है, ठीक है। तो दोनों आपके क्या होंगे, दोनों ट्रू होंगे ये। इसके बाद नेक्स्ट है वो ये मैच ऑफ द, ये आपके वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाले। तो इसमें आपको पूरा पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इसके नीचे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है इन्होंने, पहला क्वेश्चन दिया है अकॉर्डिंग टू ऊषा, ठीक है। ऊषा की फुल फॉर्म क्या है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कहीं दी होगी, ऊपर पैराग्राफ में देखना कहीं ना कहीं दी होगी, ठीक है।
फिर ये क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू उषा रोटेटिंग एम्प्लॉयज यूटिलाइज 2 persons लिफ्ट एंड ऑफरिंग फ्रिक्वेंट ब्रेक्स एट वर्क फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स। ठीक है, ये आपका किसके अंदर आता है। ठीक है, तो आपको ये क्या कह रहा है, ओशा के अनुसार कर्मचारियों का आवर्तन करना, यानी कि रोटेट करना, बदल बदल के काम कराना, भारी सामान को 2 लोगों द्वारा उठाना और कार्य के समय उन्हें अंतराल देना, इंटरवल्स देना, कार्य के समय छोटे छोटे से उन्हें ब्रेक्स देना, निम्नलिखित में से किस संसाधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपका किसके अंतर्गत आएगा। देखो पैराग्राफ आप देखोगे तो इस पैराग्राफ में इसके आंसर जो है वो लिखे हुए होंगे। जब हम इसके ऊपर पैराग्राफ देखेंगे, यहाँ देखो, यहाँ ये, ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर देखने को मिल जाएगा पैराग्राफ में। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में इसने क्या बोला हमें कि जो भी आपके छोटे छोटे इंटरवल्स दे रहे हैं हम वो हमारे किसके अंदर आएंगे। देखो ये दिया हुआ है लास्ट में। ठीक है, ये आपका ये देख रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लाइक रोटेटिंग एम्प्लॉयज, यूटिलाइजेशन टू पर्सन लिफ्ट एंड ऑफरिंग फ्रिक्वेंट ब्रेक्स। ठीक है, तो ये कौन सा है, इसका आंसर क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका जो पहला वाला था, किसके अंदर हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल मेजर में हम ये चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है स्मोकिंग कैन लीड टू। ठीक है, स्मोकिंग हमारी किसको क्या बढ़ा सकती है, तो इसको देखेंगे हम, कहीं ना कहीं इसका आंसर दिया होगा जब आप पढ़ोगे तो, स्मोकिंग कैन लीड टू स्मोकिंग। इसका आंसर देखो यहाँ पैराग्राफ में दे रखा है ऊपर, ये स्मोकिंग शुड अवॉइडेड बिकॉज बोथ ऑफ द स्मोकर्स स्मोक एंड निकोटिन कॉज स्पाइन टू एज फास्टर देन नॉर्मल। ठीक है, स्पाइन टू एज फास्टर देन नॉर्मल, तो ये इसका आंसर है, यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है स्पाइन टू एज फास्टर एंड नॉर्मल। ठीक है, एजिंग ऑफ स्पाइन फास्टर देन नॉर्मल। ठीक है, ये इसका आंसर है, तो पीछे पैराग्राफ में दे रखा था। अब थर्ड वाला क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सर्टेड फोर्स इन मैनुअल पिकिंग एंड हैंडलिंग ऑब्जेक्ट्स शुड बी स्टोर्ड एट। ठीक है, फिर इसमें क्या है, सामान उठाते और संभालने में आयाम बलों से बचने के क्रम में भारी वस्तुओं को कहाँ को भंडारित किया जाता है। तो इसका देखोगे तो इसका ये आपको पैराग्राफ में यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, जिसमें ये लिखा हुआ है वेस्ट लेवल पे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है व्हेन स्टोरिंग, ये ठीक है, ये वाली लाइन पढ़ना है, इसमें आपको वेस्ट लेवल दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो आंसर में क्या आएगा आपका, वेस्ट लेवल आएगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, जब भी आप कोई चीज़ उठाते हो तो वो कहाँ स्टोर होनी चाहिए, मतलब किस लेवल पे आप कोई भी चीज़ रखो ताकि आपको उठाने में दिक्कत ना हो, तो वेस्ट लेवल पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका, एट वेस्ट लेवल। ठीक है, ये वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रिड्यूस एफर्ट्स इन मैनुअल हैंडलिंग एंड मेकिंग इट लेस स्ट्रीनियस इट इज़ रिकमेंडेड दैट हैवी ऑब्जेक्ट्स आर। ठीक है, ये क्या कह रहा है, हस्त द्वारा पदार्थों या सामग्री को संभालने और इसे कम श्रम साध्य बनाने में प्रयत्न करने हेतु सुझाया जाता है कि वो भारी वस्तुएं हैं। देखो इस वाले आंसर का यहाँ पे क्वेश्चन का ये आंसर दे रखा है, आप पुशिंग वाली लाइन में देखना, ये ठीक है, पुशिंग वाली लाइन है आपकी, यहाँ पुशिंग द मटेरियल, ये पुशिंग द मटेरियल इज ऑलवेज रिकमेंडेड रेदर देन द पुलिंग। ठीक है, तो ये देखो, तो पुलिंग से ज़्यादा हमें किस पे ध्यान रखना है, पुशिंग पे ध्यान रखना है, ये इन्होंने दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे तो समझ में आ गया, ये वाला इसका आंसर आपका नीचे मिल जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि क्या है आपका, पुशिंग रेदर देन पुलिंग, पुशिंग करना है आपको पुलिंग की जगह, ये पैराग्राफ में नीचे आंसर दे रखा है। फिर नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू उषा एलिमिनेटिंग हैजार्डियस मोशंस इंक्लूड। ठीक है, अगर आपको अपने हैजार्डियस मोशंस को इंक्लूड करना है तो आपके क्या क्या होंगे। ठीक है, एक तो आपको क्या करना है, डेस्क चेयर को एडजस्ट द डेस्क चेयर और एडजस्ट द हाइट ऑफ द शेल्फ। ठीक है, 2 चीज़ें आपको एडजस्ट करनी है। ठीक है, अगर आपको क्या करना है, अपना हैजार्डियस मोशंस को एलिमिनेट करना है, हटाना है, तो ठीक है, जोखिमपूर्ण गति से बचाव अगर आपको करना है तो
पैराग्राफ में पढ़ोगे ये वाला आंसर आपको मिल जाएंगे ऊपर जब देखोगे तो, ठीक है। तो इन्हें पढ़ लेना, आसान से क्वेश्चन है, एक पैराग्राफ पढ़ के उसमें से क्वेश्चन निकालने हैं। अब ऐसे ही ये एक पैराग्राफ और दे रखा है इन्होंने, इसमें से भी यही है कि आपको क्वेश्चन निकालने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द बेस्ट फॉर द इन्फेंट अप टू एज ऑफ 6। तो यहाँ कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा, और ये बहुत आसान भी है, तो इसे तुम ऐसे ही कर लोगे 6 मंथ तक, ठीक है। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, हो सकता है अगर पैराग्राफ में कहीं 3 मंथ बोला है एक्सक्लूसिव उसको, तो हमें 3 वाला ही लगाना है आंसर में, हमें अपनी मन मर्जी का नहीं लगाना, ठीक है। इसमें यही है, भले ये पैराग्राफ में गलत बोल रहा हो पर हमें आंसर्स में से उसी का लगाना है, ठीक है। हमारे हिसाब से वो गलत हो लेकिन हमें आंसर में उसी में से ढूंढ करके लगाना है। तो वैसे तो 6 मंथ है और इसमें भी इन्होंने 6 मंथ ही दे रखा है ये। यहाँ पे देखो 6 फ्रॉम द कंटिन्यूइंग ऑल द नीडेड ड्यूरिंग द 6 मंथ ऑफ द, ठीक है। ये आपका 6 मंथ वाला इन्होंने दे रखा है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लीन अपियरिंग फीडिंग बोतल्स कैन मेक द इन्फेंट सिक बाई, ठीक है। तो यहाँ कहीं लिखा हुआ होगा अगर आपकी जो बोतल है वो साफ़ नहीं है तो आपका क्या होगा, आपका जो इन्फेंट है वो बीमार हो सकता है। तो इसके अंदर कौन सा आंसर आएगा, देखो यहाँ कहीं जॉम्स लिखा हुआ होगा, ये देखो, ठीक है। यहाँ कहीं जॉम्स लिखा हुआ होगा, पासिंग जॉम्स, क्यों, क्योंकि वो क्या करता है आपके जॉम्स को पास करता है। देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है, पास जॉम्स टू द यंग इन्फेंट, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, जॉम्स को पास करते हैं ये, इसलिए बच्चे जो हैं वो बीमार हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 वाला। 98 में है आपका, काउ मिल्क इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर यंग चिल्ड्रन इन्फेंट एज इट मे कॉज, ठीक है। जो काउ का मिल्क है वो हम छोटे बच्चों को अवॉइड करते हैं, क्यों, उसका कारण क्या हो सकता है। तो इसके लिए देखेंगे आप क्यों कह रहे हैं भाई ये काउ मिल्क नहीं पिलाना है। तो इसका जो आप आंसर देखोगे इसका 1 आवर वाले का, विद इन 1 आवर, तो यहाँ देखो यहाँ के लिखा होगा कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपको क्या करना है, बेबी को फीड करा देना है, ठीक है। 1 घंटे के अंदर अंदर आपको क्या करा देना है, बेबी को फीड करा देना है। ये देखो ये लिखा हुआ है, नॉट एंड बट नो नॉट लेटर देन 1 आवर, 1 घंटे से ज़्यादा आपको देर नहीं करनी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट कैन बी गिवन, ठीक है। अनन्य स्तनपान की अवधि के दौरान शिशु की निम्नलिखित में से क्या दिया जा सकता है, ठीक है। तो शिशु को हम इसमें क्या दे सकते हैं, तो इसमें अगर मेडिसिन है वो भी तब जब बहुत प्रिस्क्राइब्ड हो, बहुत ज़रूरी हो, तो हमें सिर्फ क्या देनी है, मेडिसिन देनी है, ठीक है। बिल्कुल प्रिस्क्राइब्ड हो ये, और जब बहुत ज़रूरी है तब हम बस मेडिसिन तो हम दे सकते हैं, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं देनी है, ठीक, नहीं देना है, ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे तो इसमें कहीं ना कहीं लिखी हुई होगी ये वाली लाइन। देखो पहले वाले पैराग्राफ में ही दे रखा है इन्होंने कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड में आपको कुछ नहीं देना है, बहुत ज़रूरी होगा तो आपको क्या देना है, सिर्फ आपको मेडिसिन देनी है, अगर बहुत ज़रूरी है तो, ठीक है। सिर्फ तभी आपको बस मेडिसिन देनी है, तो बाकी आपको कुछ भी नहीं देना है। तो आज का पेपर हमारे सॉल्व हो गया। आई होप आप सबको समझ में आया हो। थोड़ा लंबा तो चला ही जाता है क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन होते हैं, पर क्या करें, अब अच्छे से पढ़ना है तो फिर क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जून 2022 के पेपर को सॉल्व करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।